नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों की सिविक्स की टीचर टीना गौतम। पहले पार्ट में बच्चों आपने पढ़ा अमेरिकी वर्चस्व के बारे में, ठीक है। ये जो आप लोगों का राजनीतिक विज्ञान भाग 1 का पार्ट 3 है, समकालीन विश्व में अमेरिकी का वर्चस्व। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से पूरे संसार में कायम है। तो चलिए आज अब पार्ट 2 में देखते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व से बचने के क्या उपाय हैं। तो यानी अमेरिका के वर्चस्व से हम कैसे बचें। तो यहाँ पे एक नीति है, बैंड वैगन नीति। इसका अर्थ है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उससे दुश्मनी ना निकालें, क्योंकि आप हार जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे, उससे दोस्ती का हाथ मिला लेंगे और उसके साथ आप भी तरक्की करें। जैसे अमेरिका तरक्की कर रहा है, उस चीज़ का आप भी फ़ायदा उठाएं, आप भी उसके साथ तरक्की करें। तो इस प्रकार की नीति को हम बैंड वैगन नीति कहते हैं। अपने को छिपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व वाले देशों की नज़र ना पड़े। जो दूसरा तरीका होता है वर्चस्व से बचने का, कि अपने को हम विश्व पटल पर किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में हम अमेरिका उसके सहयोगी देशों के लिए कुछ नहीं करेंगे, ताकि जिससे अमेरिका की नज़र हमारे ऊपर न पड़े। ये दूसरी नीति है वर्चस्व से बचने के लिए। अब राजेतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार, बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिका वर्चस्व का प्रतिकार करें। प्रतिकार का मतलब उसकी बुराई करें, उसकी जो बुराइयां हैं उस चीज़ को बाहर निकालें। जो अपनी दौड़ जमाता है या अपना दबाव बनाता है, तो उसको, जो बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, तो उनका और जो स्वयंसेवी संगठन का कर्तव्य है उनकी बुराइयों को लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, अपनी बातों को बताएं। तो इस तरीके से अब छोटे देश अपने को अमेरिका की नज़र से बच सकते हैं, लेकिन बड़े देश इनसे ज़्यादा दूर नहीं रह पाते। उसका कारण यह है कि बड़ा देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्रिय रहता है। अब हम बात करते हैं अमेरिकी सैन्य अभियानों की, कि किस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या क्या अभियान चले, ठीक है, कौन कौन से सैन्य अभियान हुए। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन डेजर्ट है, डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के कार्यकाल में हुआ था। और कार्यकाल कब था, 1991 में, ठीक है। इसमें क्या था, कुवैत को आज़ाद कराना, क्योंकि ठीक है ना, इराक ने कुवैत पर अवैध कब्जा कर लिया था, क्योंकि कुवैत का काफ़ी ज़्यादा पैसा इराक ने उधार ले रखा था। जब कुवैत ने उस चीज़ को वापस मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, जिसके वजह से उसे एक तरीका सूझा कि वो उस पर कब्जा कर ले, क्योंकि कुवैत के पास कोई शक्तिशाली सेना तो है नहीं, इसलिए उस पर उसने क्या कर लिया, एकाधिकार कर लिया। यानी सारे जितने राजनीतिक काम थे, जितने भी काम थे राजनीतिक तरीके से, हर तरीके से, राजनीतिक तरीके से इराक ने राजनयिक स्तर पे बहुत लोगों ने इसको समझाया, मनाया, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। तो 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक के खिलाफ, जिसने पड़ोसी कुवैत पर अनाधिकृत कब्जा किया था, इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, कंप्यूटर गेम तथा वीडियो गेम वार भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार सारे के सारे हथियार कंप्यूटराइज कर दिए थे। जितने भी उसके पास हथियार थे सब टेस्ट कर डाले थे वहाँ पे, और इराक बहुत ही बुरी तरीके से हारा था और कुवैत मुक्त कराया गया था। तो ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। अब और सैन्य अभियान का एक और ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, ऑपरेशन इनफाइनाइट फ्रीडम। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में 1998 हुआ था, क्योंकि नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है, दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के विरोध में सूडान एवं अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यानी यहाँ पर जो शक्तिशाली ठिकाने थे, अमेरिका ने इनको बिल्कुल तबाह कर डाला, और इसका परिणाम यह रहा कि अलकायदा को जो है मुंह तोड़ जवाब मिला और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसके बाद अमेरिका का सैन्य अभियान तीसरे दौर में पहुंचा, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और जो इस समय के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके कार्यकाल में हुआ था 2001 में, और इन्होंने ही हमला करवाया था। और 9/11 की घटना के प्रतिक्रिया के रूप में यह हमला अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध हुआ था।
विश्वव्यापी युद्ध का मतलब होता है पूरे विश्व में जहाँ भी तालिबान के कनेक्शन थे उन सबको ढोड़ कर निकाला गया और एक एक चुन चुन कर मारा गया। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा का सरगना था, जो प्रमुख था ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान के एटमाबाद में काफ़ी लंबे समय तक छुपा था और अंत में अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना बताए उसी के सैनिक अड्डे के पास छुपे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जो ऑपरेशन रेडिंग ब्रिड में हुआ था काफ़ी सालों के बाद 14-15 के करीब 10-11 के करीब, तो उसको मार गिराया गया था। ये ऑपरेशन हुआ था 2001 में हुआ था, जब तालिबान शासन को अफ़गानिस्तान से उखाड़ फेंका था। जो भी अमेरिकी सैनिक थे, तालिबान की समाप्ति और अलकायदा को कमज़ोर पड़ना। लेकिन आज भी तालिबान अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं अलकायदा की, उससे तो अमेरिका भी परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। ठीक है, अब बात करते हैं सैन्य अभियान का एक और चौथा अभियान की, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय ही हुआ। इन्होंने ही 2003 में कराया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना ही इराक पर आक्रमण कर दिया था और सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी। परिणाम ये हुआ कि सद्दाम हुसैन का गिरफ्तार किया गया था और उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से अमेरिका ने जो है पूरे विश्व में जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करता था, आतंकवाद के रूप में या किसी और रूप में, तो उसका वह सफाई कर देता था। तो ये तो था अमेरिकी वर्चस्व के सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। अब बात करते हैं मेरी शक्ति के रास्ते में 3 मुख्य और कौन कौन सी बाधाएं थीं, कौन कौन सी रुकावटें थीं। हालांकि बाहर से तो कोई रुकावट थी नहीं, नज़र आती नहीं थी, लेकिन उसके अंदर की बनावट जो थी उसमें रुकावट थी। जैसे अमेरिका के संस्थापक बनावट, जिसमें सरकार की तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। या अगर कोई जनहित याचिका कोई वहाँ पे दायर करता है, बाहर युद्ध करने से हानि हो रही है अमेरिका को, तो वहाँ पर वो कुछ फैसला ले सकते हैं। अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है, जो कि अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी कि वहाँ पर लोग अगर चाहे तो रोक सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है नाटो का, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी तो ऑर्गेनाइजेशन, इन उत्तर अटलांटिक सैन्य संधि। तो यहाँ पर जो है इन देशों में वर्ग मुल्क अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। बच्चों, मैं बता सकती हूँ, नाटो में जो सैनिक होती हैं, पिछली वीडियो में भी देखा होगा, नाटो के बारे में मैंने बताया था, विस्तार से बताया मैंने उसमें। तो नाटो जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, ठीक है, और अमेरिका की सेना एक साथ मिलकर नाटो बनता है। यानी जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं वो सारे जो हैं नाटो के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से अवरोध लगा सकते हैं अमेरिका पर। सिर्फ नाटो इसके ऑप्शन के तौर पर, बल्कि खुद उसके अंदर की बनावट है जो उस पर अवरोध लगा सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं नई विश्व व्यवस्था की। अगस्त 1990 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया।